नमस्कार। आप सबका राय कोचिंग सेंटर में हार्दिक अभिनंदन है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया कर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। आज हम लोग अल्फ़ाबेट्स, वर्ड और सिलेबल एंड सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। पहला हम लोग अल्फ़ाबेट के बारे में जान लेते हैं। अंग्रेजी अल्फ़ाबेट को दो भागों में विभक्त किया गया है। एक वॉवेल्स होता है और दूसरा कॉन्सोनेंट। वॉवेल, जिसको हिंदी में स्वर वर्ण कहा जाता है, ए, ई, आई, ओ और यू, इन 5 लेटर की ध्वनियों का उच्चारण बिना किसी अन्य लेटर की सहायता से होता है। यानी ये जो 5 ध्वनियाँ हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, इनका उच्चारण किसी और ध्वनि की सहायता के बिना होता है, अतः इसे हम वॉवेल्स कहते हैं। दूसरा हमारा कॉन्सोनेंट। तो कॉन्सोनेंट को व्यंजन वर्ण कहते हैं। इन 5 लेटर्स को छोड़कर बाकी जितने भी लेटर 21 बच जाते हैं, इन सभी को हम लोग कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। इन लेटर की ध्वनियों का उच्चारण बिना वॉवेल की सहायता से नहीं किया जा सकता। यानी कॉन्सोनेंट की जो भी ध्वनियाँ होती है, जो भी लेटर होते हैं, इनकी सहायता के लिए हमें दूसरे के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है, अतः ये कॉन्सोनेंट लेटर्स कहलाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं बी, तो बी बोलते समय बी प्लस ई लगता है लास्ट में जैसे ई छिपा हुआ है। सी में भी देख लीजिए सी प्लस सी, डी में भी देख सकते हैं डी प्लस सी, एफ में देख सकते हैं ए प्लस एफ, लगता है कि दो वर्ण, दो लेटर जुड़े हुए हैं। वैसे ही जी, तो जी प्लस ई, एच ए प्लस एच, जे प्लस ए, के प्लस ए। अब आगे हम लोग चलते हैं वर्ड के बारे में। वर्ड लेटर्स यानी अक्षरों के मेल से वर्ड बनता है। यानी जो हम लोग लेटर अभी पढ़ रहे थे कि इंग्लिश में टोटल 26 लेटर होते हैं। इन 26 लेटरों के मेल से जो 26 लेटर होते हैं, तो यही बताया गया कि लेटरों के मेल से एक तरह से कहें तो वर्ड बनता है। जैसे काऊ में आप देखिएगा 3 लेटर जुड़ा हुआ है, सी प्लस ओ प्लस डब्ल्यू, यानी 3 लेटर को जोड़कर काऊ वर्ड का निर्माण हुआ है। वैसे ही बॉय में बी प्लस ओ प्लस वाई, यानी 3 लेटर यहाँ भी जुड़ा हुआ है। वैसे ही डक में देख सकते हैं डी प्लस यू प्लस सी प्लस के, यानी 4 लेटर की आवश्यकता हुई। वैसे ही हैन में 3 लेटर की आवश्यकता हुई, जैसे एच प्लस ई प्लस एन। परंतु केवल लेटर यानी अक्षरों के मेल से ही शब्द नहीं बनता है, जब तक कि उसका कुछ अर्थ ना हो। ये नहीं कि आप केवल लेटर जोड़ दिए और लेटर जोड़कर आप वर्ड बना लिया और बोल दीजिएगा कि हाँ ये वर्ड हो गया। वर्ड के लिए उसका अर्थ होना अति आवश्यक होता है। केवल सार्थक शब्दों का ही भाषा में प्रयोग होता है, निरर्थक का नहीं। जैसे कि हम लोग देखते हैं कैट में CAT, यानी CAT कैट का अर्थ होता है बिल्ली, लेकिन इसी को अगर हम लोग ATC अगर लिखते हैं तो इसका कोई अर्थ नहीं होता है, ये हमारा सार्थक शब्द नहीं होगा। यानी ये लेटर जुड़ने के बावजूद भी इस वर्ड का कोई अर्थ नहीं निकला, अतः यह हमारा वर्ड नहीं कहलाएगा। तीसरा नंबर हमारा सिलेबल है। वर्ड शब्द के जिस अंश का वॉवेल की सहायता से एक बार में उच्चारण किया जाता है, यानी वर्ड यानी शब्द के जिस अंश का वॉवेल की सहायता से एक बार में ही उच्चारण किया जाता है, उसे सिलेबल यानी शब्दांश कहते हैं। शब्दों में एक या एक से अधिक सिलेबल हो सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं मैन, पेन, कैट, क्लास, ये सभी 1 सिलेबल हैं, यानी एक बार में इनका उच्चारण हम लोग कर लेते हैं। वैसे ही सर्वेंट, फादर, पेंसिल, ये 2 सिलेबल हैं। वैसे ही 3 सिलेबल में स्टर, डे,
पॉसिबल, ये 3 सिलेबल है। वैसे ही 4 सिलेबल में अर्थमेटिक 4 सिलेबल। अब हम आगे चलते हैं डी नंबर, सेंटेंस के बारे में। एक या एक से अधिक शब्दों के समूह को सेंटेंस कहा जाता है। एक या एक से अधिक शब्दों का जो समूह होता है उस समूह को हम लोग सेंटेंस कहते हैं, यानी वाक्य कहते हैं, जिसका पूरा अर्थ निकलता हो। जैसा भी कुछ समय पहले हम लोग पढ़ रहे थे कि वर्ड में भी पूरा जिस वर्ड का अर्थ निकलेगा, लेटर जोड़कर वर्ड बनता है, पर वर्ड का अर्थ आएगा तभी उसको वर्ड कहेंगे। उसी प्रकार वर्ड को जोड़ कर एक सेंटेंस बनता है, किंतु सेंटेंस का भी तो अर्थ आना चाहिए। ए सेंटेंस इज ए वर्ड या ए ग्रुप ऑफ वर्ड गिविंग कंप्लीट सेंस, यानी जो एक कंप्लीट सेंस देता है, वी कॉल्स इट ए सेंटेंस। जैसे यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर दिया गया है कि राम इज़ ए गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है। यू आर ए क्लेवर बॉय, तुम चालाक लड़की हो। डैट इज़ ए कैट, वह एक बिल्ली है। दिस इज़ माई बुक, यह मेरा किताब है। इन वाक्यों को नियम के अनुसार ना लिखने पर वाक्य नहीं कहलाएंगे। अगर इनको देख लेते हैं, जैसे दिया था आपका एक एग्जाम्पल है, ए इज़ गुड बॉय। तो जैसा कि हमने देखा ए इज़ गुड बॉय राम। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं ये कोई वर्ड, तो ए हमारा एक वर्ड हो गया, इज़ भी एक वर्ड हो गया, गुड बॉय और राम एक वर्ड है, किंतु इन वर्डों को जोड़कर एक सार्थक सेंटेंस नहीं बना। वैसे ही आगे दिया गया है बॉय यू आर ए क्लेवर, ये भी हमारा एक सार्थक सेंटेंस नहीं है। उसके बाद है इज़ ए कैट डैट, ये भी हमारा एक सेंटेंस नहीं है। बुक माई दिस इज़, क्रिया के बिना वाक्य की रचना नहीं हो सकती। एक शब्द यानी वर्ड की सहायता से केवल आदेश सूचक ही बनते हैं, आदेश सूचक, जिसमें आदेश, एक शब्द की सहायता से केवल आदेश सूचक शब्द बनते हैं, जैसे कम, गो, सीट, ब्रिंग, रीड। वैसे हम लोग देखते हैं ई नंबर, पार्ट ऑफ सेंटेंस। प्रत्येक वाक्य के 2 भाग होते हैं। वाक्य जो होते हैं उस वाक्य के 2 भाग होते हैं। एक हमारा सब्जेक्ट, उद्देश्य, जिसके विषय में कुछ कहा। ई नंबर, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। प्रत्येक वाक्य के 2 भाग होते हैं। एक सब्जेक्ट यानी उद्देश्य, जिसके विषय में कुछ कहा जाए, यानी जिसके विषय में कुछ कहा जाता है वह हमारा सब्जेक्ट यानी उद्देश्य कहलाता है। और प्रेडिकेट, जिसको हिंदी में विधेय कहते हैं, उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए, यानी सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ कहा जाता है वो हमारा विधेय यानी प्रेडिकेट होता है। सब्जेक्ट के बारे में यही बतलाया गया है कि पर्सन और थिंग्स वी स्पीक अबाउट इज कॉल्ड द सब्जेक्ट। यानी कहने का मतलब है एक पर्सन या व्यक्ति जिसके बारे में कुछ कहा जाता है वही हमारा सब्जेक्ट होता है। और प्रेडिकेट में बताया गया व्हाट वी से अबाउट द सब्जेक्ट इज कॉल्ड द प्रेडिकेट। सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ कहते हैं वह प्रेडिकेट होता है। जैसे यहाँ पर एक चार्ट दिया गया है, एक तरह सेंटेंस के 2 पार्ट हो गए, एक सब्जेक्ट और हमारा एक प्रेडिकेट। यहाँ देखिएगा आई, ये सब्जेक्ट हो गया, एम ए गुड बॉय, ये प्रेडिकेट हो गया। आई के बारे में बताया कि मैं एक अच्छा लड़का हूँ। ही सब्जेक्ट हो गया, इज़ माई फादर, ये हमारा प्रेडिकेट हो गया। सी सब्जेक्ट हो गया, इज़ माई मदर, वो प्रेडिकेट हो गया। द हैट, सॉरी यहाँ पर द हैट हो जाएगा सब्जेक्ट में। ऑन द हेड, ये हमारा प्रेडिकेट हो जाएगा। यू सब्जेक्ट हो गया और स्टैंड अप, ये हमारा प्रेडिकेट हो गया। उपयुक्त वाक्य में आई, ही, सी और द हैट, यू सभी सब्जेक्ट हैं। और आई एम ए गुड बॉय, इज़ माई फादर, इज़ मदर, ऑन द हेड, स्टैंड अप, ये सभी प्रेडिकेट हैं। सॉरी, पहला वाला में एम ए गुड बॉय होगा। उसके बाद हम लोग आते हैं क्लासिफिकेशंस ऑफ सेंटेंस। तो यहाँ पर बताया गया कि अर्थ के अनुसार सेंटेंस को 5 भागों में विभक्त किया गया है। फिर इन वाक्यों को
सेंटेंस को दो भागों में बांटा गया है। यानी अर्थ के हिसाब से देखे जाए तो सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं, किंतु बताया गया है कि वाक्यों के जो सेंटेंस हैं उनको दो भागों में बांटा गया है। एक होता है सकारात्मक और दूसरा होता है हमारा नकारात्मक, जिसको निगेटिव कहा जाता है, सकारात्मक अफर्मेटिव। असर्टिव सेंटेंस क्या होता है? विधानवाचक वाक्य या विधिवाचक वाक्य कर सकते हैं जिस सेंटेंस में किसी अवस्था, घटना या स्थिति का बोध होता है, उसे असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, आई गो टू मार्केट, मैं बाजार जाता हूँ। द गर्ल प्ले, लड़की खेलती है। निगेटिव में यानी कि इसमें नकारात्मक का भाव आएगा। आई डू नॉट गो टू मार्केट, द गर्ल डज नॉट प्ले। अब आते हम लोग, ये हमारा निगेटिव में यानी कि नॉट लगा रहता है, नकारात्मक की भाव आएगी। अब दूसरा है हमारा निगेटिव सेंटेंस, जिसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में एक तरह से आप देखिएगा, जिसको हिंदी में प्रश्नवाचक कहा जाता है। तो जिस वाक्यों यानी सेंटेंस द्वारा प्रश्न किया जाए उन्हें प्रश्नवाचक यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। यानी कि जिस वाक्य में प्रश्न किया जाए, प्रश्न की भावना हो, यानी कि उसमें सिंपल भाषा में कह सकते हैं कि उसमें क्वेश्चन का चिन्ह हो, इससे भी पहचान हो जाता है इंट्रोगेटिव का। जैसे इंट्रोगेटिव को भी दो तरह का बताया गया, एक अफर्मेटिव भी हो सकता है और निगेटिव। वाई डिड यू गो देयर, तुम क्यों वहाँ गए। इज़ ही इल, क्या वह बीमार है। निगेटिव में चले जाते हैं तो ये हमारा इंट्रोगेटिव का अफर्मेटिव था। और यहाँ पर निगेटिव भावना में क्या, वाई डिड यू गो नॉट गो देयर, क्यों नहीं तुम वहाँ गए। इज़ ही नॉट इल, क्या वह बीमार नहीं है। अब आते हैं हम लोग सी नंबर, अफर्मेटिव सेंटेंस। आज्ञावाचक, जिन वाक्यों में आज्ञा और प्रार्थना का भाव हो उसे हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस यानी जिन वाक्यों में आज्ञा का या प्रार्थना का भाव हो वो सभी हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस का भी दो पार्ट बताया गया, एक अफर्मेटिव होता है और दूसरा हमारा निगेटिव होगा। कम हियर, इधर आओ, गो आउट, बाहर जाओ। पर इसी को नकारात्मक तो डू नॉट कम हियर, यहाँ मत आओ, डू नॉट गो देयर आउट, वहाँ मत, गो आउट, बाहर मत जाओ। अब हमारा डी नंबर यानी चौथा जो है ऑपरेटिव सेंटेंस, इच्छावाचक, यानी कि इच्छा पर निर्भर करता है। जिस वाक्य में इच्छा यानी प्रार्थना का भाव प्रकट हो, इच्छा सबसे महत्वपूर्ण होती है। इच्छावाचक यानी इच्छा का प्रकट होगा। जैसे मे सी लिव लॉन्ग, मे सी नॉट सफ़र, ये जो हमारा वाक्य है एक तरह से कहें तो इच्छावाचक है। जैसे मे सी लिव लॉन्ग, जाओ वह दीर्घायु हो। मे सी नॉट सफ़र, जाओ ठीक ना हो। एक तरह से चौथा हमारा ई नंबर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, विस्मयादि बोधक वाक्य। जिन वाक्यों के सेंटेंस में विस्मय, हर्ष, शोक, घृणा आदि का भाव प्रकट हो, ये सभी हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाते हैं। यानी जिसमें आश्चर्यचकित की भावना का बोध हो, शोक, दुख, ये सब देखने को मिलता हो। जैसे दिया हाउ नाइस, ओह कितना सुंदर। व्हाट ए क्लेवर यू, अरे तुम कितने चालाक। हुर्रे वी हैव वॉन द मैच, अरे हम लोग मैच जीत गए। ऑल्स शी इज़ नो मोर, ओह अब यह नहीं रहा। धन्यवाद वॉचिंग फॉर दिस वीडियो, थैंक्स।